नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बढ़िया हैं, मस्त हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ज्यादा शानदार हैं। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में। आप सभी प्यारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं और फिर हम अपनी इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को हमारा ढेरों प्रणाम, हमारे तरफ से सभी बच्चों को ढेरों आशीर्वाद, ढेरों प्यार। तो जल्दी से आ जाओ और बता दो कि क्लास आपकी सही चल रही है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, राधे राधे भाई, जय हिंद जय भारत। सभी प्यारे साथियों को, सारे बच्चों को हमारा प्रणाम। तो भाई चलिए अपनी क्लास को शुरू कर लिया जाए। आपको पता है टॉपिक हमारा चल रहा है कोशिका सेल। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स की। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स की प्यारे बच्चे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कोशिकांग। आज हम बात करेंगे कोशिकांग की, कोशिकांगों के बारे में आज बात करेंगे। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो कोशिका होती है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा कि कितने प्रकार की कोशिका होती है। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आपने अच्छे से पढ़ा था प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है। एक बच्चे का मुझे टेलीग्राम में मैसेज आया कि मैम आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ उल्टा कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि क्या उल्टा कर दिया, उस बच्चे को क्या उल्टा लग रहा है। अगर वो बच्चा यहाँ है क्लास के साथ तो प्लीज वो एक बार बता दे कि क्या आपको उल्टा लगा। हमारे ख्याल से सारी चीजें हमने सही करी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। तो कुछ भी अगर आपको उल्टा लगा हो तो आप जरूर उसको बता दें, वरना मैंने आपको टेलीग्राम में भी रिप्लाई करा है तो आप उसका भी आप मुझे रिप्लाई कर दे तो बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं कोशिकांगों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले उन भागों की जो मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक भाई। तो कल की क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अच्छे से विद एग्जांपल पढ़ लिया था। आ जाओ अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो आप लोगों की कोशिका है उसके अंदर जो कोशिकांग है वो क्या होते हैं। तो बेटा एक इमेज को आप लोग देखेंगे, जब मैं आप लोगों को एक कोशिका दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग। जब आप इस इमेज को देखेंगे, जब आप इस फोटो को देख रहे हो तो इस इमेज में आपको देखो ढेरों रंग बिरंगी चीजें नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक सैंडविच रखी हुई हो, बस आपको मुंह खोलने की जरूरत है और आपके मुंह में ये पहुंच जाएगी। बेटा 5 तारीख वाली क्लास को लेकर बहुत बच्चों के डाउट मतलब मैसेजेस हैं उसके अंदर, टेलीग्राम के अंदर। मैंने आपको बताया कि वो क्लास अपलोड है, आप उसको एक बार जरूर चेक कर ले। मस्कुलर सिस्टम वाली जो 5 तारीख की क्लास है वो अपलोड है बेटा। हो सकता है वो फोल्डर ऊपर खिसक रहा है, तो एक बार आप सारी क्लासेस को चेक करेंगे तो आपको वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना। मैंने वो ठीक करवा दी है, एक सेकंड रुको तुम। वो मैंने आप लोगों की ठीक करवा दी है प्यारे बच्चे, और ये जो क्लास है आप लोगों की बिल्कुल अपलोड है, ठीक है बिल्कुल 5 तारीख वाली क्लास अपलोड है बेटा, मैंने चेक कर ली है। क्लियर, चलो तो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम एक कोशिका को जब हम देखते हैं तो इसमें देखो ये कितनी सारी चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं, इन सभी को कहते हैं हम लोग कोशिकांग। ये सारे कहलाए जाते हैं कोशिकांग। तो एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग कहलाते हैं कोशिकांग, यानी सेल ऑर्गेनल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप अपने शरीर के बारे में बात करते हो तो बचपन में जब तुम पढ़ते थे तो मैम तुम्हें पार्ट्स ऑफ बॉडीज पर पढ़ाती थी। मैम कहती थी अच्छा बच्चों 5 अपने शरीर के अंगों के नाम बताओ, तो आप कहते थे ये हमारी ईयर है, ये हमारी आईज है, ये हमारी नोज है ना, ये हमारी फिंगर है, ये हमारा हैंड है, ऐसे करके आप बताते थे। तो आपके शरीर के अंग आप जानते हो, आपका जो पूरा शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बना है, सेम वैसे ही एक कोशिका का जो शरीर है वो भी अलग अलग अंगों से मिलकर बना है। तो कहने की बात है, देखो नाम से पता चल रहा है कोशिकांग, कोशी मतलब कोशिका, अंग मतलब अंग, कोशिका के अंग। तो एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले हम लोग जितने भी पदार्थ हैं उनको कहते हैं कोशिकांग। तो आइए आज हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैम कोशिकांग होता क्या है। तो आप लोग बताएंगे कोशिका के अंदर, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले, ठीक है, भीतर पाए जाने वाले अणुओं को, ठीक है, अणुओं को, जो कोशिका होती है इसके अंदर पाए जाने वाले अणुओं को कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो एक कोशिका के अंदर जो अणु पाए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग कोशिकांग। अब आपके समझ में आ गया, चलिए इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। लिखेंगे मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग कोशिकांग। अब ये कोशिकांग जो होते हैं इनमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तरल के बारे में। तो ये कोशिकांग जो होते हैं ये आप लोग समझ सकते हो 2 तरीके के होते हैं। तो ये जो कोशिकांग है इनको हमने 2 भागों में बांटा है। ये कोशिकांग जो होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं बेटा, इनको हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है ना मैम। कौन कौन से? एक ऐसे जो तरल अवस्था में होते हैं, एक ऐसे कोशिकांग जो तरल अवस्था में होते हैं, क्लियर, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल अवस्था में लिक्विड होते हैं। और दूसरे ऐसे हो सकते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, दूसरे ऐसे जो ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। हाँ जी मैडम जी, जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बिल्कुल। तो चलिए एक एक करके आप पढ़ते हैं कि कोशिका के अंदर वो कौन से कोशिकांग हैं जो लिक्विड अवस्था में होते हैं और वो कौन से कोशिकांग हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं तरल की। अगर आप कोशिका को देखो तो कोशिका के अंदर एक तरल पाया जाता है प्यारे बच्चे, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य, जिसको कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य। तो आइए अब आपको पढ़ना है कि भाई जीव द्रव्य क्या होता है। मैम इससे आरआरबी ग्रुप भी हो जाएगा बेटा, बिल्कुल बहुत कुछ चीजें कर सकते हो इसी क्लास से ग्रुप डी की, ठीक है। अच्छा मैम साहब कुछ काम करने का मन नहीं करता, थक सा गया हूँ। भैया थक गए हो तो फिर थके ही रह जाओगे, थकेला बन जाओगे। इसीलिए अपने अंदर एनर्जी लाओ। अगर आपको लग रहा है आप ठीक नहीं हो, डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर कहता है आप बिल्कुल मस्त हो तो फिर उस पढ़ाई में लग जाओ, सिलेक्शन लो, है ना। ये दिन थोड़े से लगते हैं आलसी टाइप वाले, तो इन आलस से तो जीतना है। इस आलस से जो जीत गया वही तो जिंदगी में कुछ बन गया, है ना। तो नींद आएगी, आलस आएगा, उसी से तो लड़ना है। असली जो आपकी जिंदगी का दुश्मन है ये आलस ही तो है, इसको तो भगाना है। जो बच्चे इस आलस को डरकर भगा देते हैं ना वही बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं। चलो आओ तो बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। हेडिंग डालेंगे प्रोटोप्लाज्म, हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म, जिसको कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं बेटा? जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। तो आपको ना पेपर में प्रश्न आता है कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है,
ये कौन सा लिक्विड है, ये क्या है? तो आप कहोगे कोशिका के अंदर एक तरल भरा रहता है, उसे ही कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आप लोग लिखेंगे ये क्या होता है, तो लिखोगे कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल। ठीक है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल है बेटा, ये पाया जाने वाला तरल। तो ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल है। क्लियर? तो ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड आप इसको कह सकते हो। ठीक है, आज मैं पीली पीली लग रही हूँ भैया, जब पीला पहना है तो पीली लगूंगी, नीली नीली थोड़ी लगूंगी, है ना। चलो आओ, तो ये क्या होता है, इट इज लिक्विड, इट इज लिक्विड प्रेजेंट इन सेल। ठीक है, इट इज लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ये एक ऐसा लिक्विड है बेटा जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे बात हमने करी कि मैम ये जो लिक्विड है इसको प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। मतलब आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया था। तो आप लोगों को कभी भी पूछता है कि ये प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है, ये प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है, इसको किसने दिया। आप कहेंगे पुरकिंजे ने दिया था भाई, पुरकिंजे, पुरकिंजे। ठीक है, तो पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले, पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द को दिया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द को। तो पेपर में ही आता है प्रश्न कि सर्वप्रथम कोशिका के अंदर, कोशिका के भीतर एक तरल पाया जाता है, इस तरल को सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म किसने कहा, यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द, जीव द्रव्य शब्द को किसने दिया। आप कहोगे पुरकिंजे ने दिया। आगे हमने बात करी तीसरा पॉइंट कि मैम इस प्रोटोप्लाज्म से एक और क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन आता है जीवन का भौतिक आधार किसको कहते हैं। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है। तो ये जीव द्रव्य है जिसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, और इसको जीवन का भौतिक आधार कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये भी आपको पूछा जाता है। तो आप कहेंगे एक स्टेटमेंट में यहां लिख रही हूं, आपको पूछा जाता है कि जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार, भौतिक आधार जीव द्रव्य है। ठीक है, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है इसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं बेटा। तो कभी भी आपको पूछे कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो आप कहोगे जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, आप कहेंगे प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिस ऑफ लाइफ। आपको ना सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था। क्या मैंने कहा था, क्या तुमने कहा था, किसने कहा था बताओ। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवन का भौतिक आधार कहा था इसको, प्रोटोप्लाज्म को। तो उन साइंटिस्ट का नाम भी आप लोग याद रखोगे, उनका नाम था हक्सले। हक्सले, हक्सले मतलब हंसले, हंसले से याद कर लेना, हंसते हंसते, हंसते हंसते जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को कहा था हक्सले ने। तो हंसते हंसते याद कर लेना, हंसते हंसते से हक्सले याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, हक्सले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा था, है ना। अब मैडम ये जीवन का भौतिक आधार होता क्या है, क्या मतलब है इसका, तो चलिए इसका मतलब समझाती हूँ। बेटा देखो, जब तक हम जिंदा हैं, है ना, जिंदा हूं मैं किसके लिए, तो मैं जो जिंदा हूं ये अपनी कोशिकाओं के लिए जिंदा हूं। मेरी कोशिकाएं जब तक जिंदा है मैं जिंदा हूं। मैं कोशिकाएं जब तक जिंदा है तो क्यों जिंदा है, इसलिए जिंदा है क्योंकि आपकी कोशिकाओं में जब तक प्रोटोप्लाज्म है, जब तक आपकी कोशिकाएं जिंदा है। तो मैम जिंदा है जिंदा है जिंदा है, तो समझ में आया, और तो समझ नहीं आया। अब आएगा ना समझ में, आओ समझाती हूँ। देखो बेटा होता क्या है, मान लो ये तुम्हारी कोशिका है भाई, है ना। अब मैंने कहा कि आपकी कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ, ये भरा हुआ तुम्हारी कोशिका में लिक्विड, ढिशक्याऊं, ये भरा हुआ तुम्हारी कोशिकाओं में लिक्विड। अब मैम इस लिक्विड को क्या कहते हैं, यही लिक्विड तो कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, इसी को तो कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आपकी कोशिका के अंदर एक लिक्विड है जिसको आप कहते हो जीव द्रव्य। क्लियर? अब मैम ये जीव द्रव्य है जब तक आपकी कोशिका में है, जब तक आपकी कोशिका जिंदा है। जिस दिन ये जीव द्रव्य आपकी कोशिकाओं से सूख गया, भाई द्रव है, लिक्विड है, यही तो क्या है, लिक्विड है, तरल है। जिस दिन ये तरल आपकी कोशिकाओं से सूख गया, आपकी कोशिकाएं भी निकल लेंगी। और मैया जिस दिन आपकी कोशिकाएं निकलेंगी उस दिन आप भी निकल लोगी। तो मतलब जब तक कोई भी सजीव जिंदा है तब तक वो जिंदा है जब तक उसकी कोशिकाओं के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म। जिस दिन ये प्रोटोप्लाज्म ड्राई हो गया, सूख गया, उस दिन हमारी कोशिका मर जाएगी और हम भी मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चे इसको जीवन का भौतिक आधार माना है, फिजिकल बेसिस। आपको जो स्ट्रेंथ देता है आपकी कोशिका को वो यही देता है, क्योंकि इसी में पूरे पोषक पदार्थ जो होते हैं घुले हुए होते हैं कोशिका के। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो आपने अभी भी पढ़ा कि जीवन का भौतिक आधार इसी को माना गया है, यही है जो आपकी कोशिका को जिंदा रखता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि जीवन का भौतिक आधार इसको किसने कहा था, हक्सले ने कहा था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैम ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये जो कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है प्रोटोप्लाज्म, क्या इसको हमने दो भागों में बांटा है। हाँ जी बेटा, ये प्रोटोप्लाज्म अलग अलग पोजीशन की वजह से दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एक लड़की, जब आप एक लड़की की शादी हो जाती है बेटा, वो अपने ससुराल में चली जाती है, तो ससुराल में उसको कहा जाता है बहू, है ना। जब अपने ससुराल में तो कहते हैं बहू है घर पे, तुम्हारी बहू ये कर रही है, तुम्हारी बहू वो कर रही है, बहू। लेकिन जब वही लड़की वापस अपने पीहर आ जाती है तो वहां उसको बेटी कहा जाता है, वहां उसको बेटी कहा जाता है। तो है तो वो एक ही लड़की बेचारी, बस उसकी पोजीशन अलग अलग हो रही है और उसके नाम भी अलग अलग हुए जा रहे हैं। जब वो एक लड़की बेचारी शादी के बाद अपने ससुराल में जाती है उसको वहां बहू कहा जाता है, और वही लड़की जब अपने पीहर में आती है वहां उसको बेटी कहा जाता है। तो अपने पीहर में, अपने मायके में वो हमेशा बेटी रहती है, लेकिन अपने ससुराल में वो कभी बेटी नहीं, वो अपनी ससुराल में बहू ही रहती है, उसको बहू कहा जाता है। लेकिन बेचारी है तो एक ही, बस उसकी स्थितियों के आधार पर उसके दो अलग अलग नाम रख दिए। सेम वैसे ही ये प्रोटोप्लाज्म है तो एक ही, लेकिन बेचारे की पोजीशन के आधार पर इसके दो और नाम है। क्या मैम दो और नाम क्या है, जब ये प्रोटोप्लाज्म थोड़ा सा बीच में इकट्ठा हो जाता है, जब ये प्रोटोप्लाज्म बीच में इकट्ठा हो जाता है बेटा, ऐसे 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 ऐसे, जब ये बीच में इकट्ठा हो जाता है तो इसको कह दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तब इसका नाम हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तब इसको कह देते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। क्या कह देते हैं, तब इसको केंद्रक द्रव्य कह देते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, और जब ये केंद्र को छोड़कर आसपास घूमता रहता है, मतलब केंद्र को छोड़कर बीच वाले हिस्से को छोड़कर, केंद्र में है तो केंद्रक द्रव्य कह दिया, लेकिन जब आसपास है तो इसी का नाम पड़ जाता है कोशिका द्रव्य, तब इसको कहते हो कोशिका द्रव्य, तब इसको कह दिया जाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। क्लियर? क्या कह देते हैं इसको फिर, साइटोप्लाज्म। तो कई बार आप लोगों को पढ़ना है, कई बार आप लोगों को पूछा जाता है
मैम प्रोटोप्लाज्म कैसे बनता है बेटा? ये कोशिका के अंदर ही जो लिक्विड है, जो पानी है, उसके अमाउंट से, उस पानी में पोषक पदार्थ मिलते जाते हैं और उसी से प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, उसी से प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्लियर? मैम आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ते हो क्या? क्यों मैम जी? बोलिए बोलिए मैम, क्यों नहीं पढ़ती हो आप मेरा मैसेज? बेटा जब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और आपका मैसेज जब भागा जाए तो मैं उसको कैसे पढ़ूंगी फिर? आप इधर सुनो मेरी बातें सारे बच्चे, कि जब ये प्रोटोप्लाज्म बीच में इकट्ठा हुआ तो इसको आपने नाम दे दिया केंद्रक द्रव। जब ये प्रोटोप्लाज्म बीच को छोड़कर आसपास के एरिया में इकट्ठा हुआ इसको नाम दे दिया कोशिका द्रव्य। तो यही पेपर में आता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसके कौन कौन से दो भाग होते हैं। तो मैंने अभी कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसकी स्थिति के आधार पर, प्रोटोप्लाज्म जो है जीव द्रव्य जो है, इसकी स्थिति के आधार पर इसको हमने दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भाग मैंने अभी बताया? एक तो आप लोग बताएंगे कोशिका द्रव्य इसी का भाग होता है, कोशिका द्रव्य इसी का भाग होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो तरल में बट जाता है, वो तरल कौन कौन से हैं? तो यही प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों में बट जाता है। एक हिस्सा हो जाता है कोशिका द्रव्य और दूसरा हिस्सा हो जाता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य किसको कहते हैं? जो केंद्र में इकट्ठा होता है, जो केंद्र में इकट्ठा होता है, सेंटर में बिल्कुल इकट्ठा है, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और जो साइडों में इकट्ठा है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार आपको कभी भी पेपर में न्यूक्लियोप्लाज्म और प्यारे बच्चे साइटोप्लाज्म पूछ ले तो दोनों ही कोशिका द्रव्य, दोनों के दोनों जीव द्रव्य के ही पार्ट है, याद रखना। देखो इसके नाम के पीछे भी प्लाज्म आ रहा है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और इनके नाम के पीछे भी प्लाज्म प्लाज्म आ रहा है। देखो तो मतलब ये किसके हिस्से हैं? ये प्रोटोप्लाज्म के ही हिस्से हैं। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव पार्ट हैं और ये दोनों के दोनों किसके हिस्से होते हैं? प्रोटोप्लाज्म के हिस्से हैं। इनको छोड़कर बाकी और जो कोशिका में आपको चीजें दिखती हैं वो सब सॉलिड होती है, वो सब सॉलिड कोशिका होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा आपको समझ में आ गया, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव ही प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं अगली कहानी की। अगली कहानी क्या है? तो कोशिका के अंदर हमने लिक्विड पार्ट को पढ़ लिया, अब बात करते हैं अगले कोशिकांग की। तो बेटा अगले कोशिकांग की या नंबर 1 से जो मैं शुरू कर रही हूँ, सेल वॉल को शुरू कर रही हूँ। सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसको कहते हो। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं कोशिका भित्ति से। तो आइए बात करते हैं अब सॉलिड पार्ट की, और सॉलिड पार्ट में सबसे पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति प्यारे बच्चों आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है किशमिश बादाम काजू कि हमें लगता नहीं है कि हम रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, ऐसा लगता है, मतलब लगता है हमें रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, ऐसा लगता है हम लाइव क्लास ले रहे हैं। तो बेटा अपनी इसका मैं क्या कहूँ आप लोगों को? इसका जवाब ये है कि आपको अगर यहाँ पढ़ना है, कंटेंट टाइम से खत्म करना है, तो भाई उसके लिए तो फिर आप लोगों को थोड़ा बिना कमेंट करे क्लास के साथ जुड़ना पड़ेगा। उद्देश्य ये है हमारा कि हमें पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर करके आने हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम लाइव क्लास लें या रिकॉर्डेड क्लास लें, है ना? तो हमारा उद्देश्य ये है कि जब हमें पढ़ाया जा रहा है उस टाइम पर हम पढ़ें, है ना? मुद्दा ये नहीं है कि लाइव पढ़े या रिकॉर्डेड पढ़े। कई बच्चे बाद में रिकॉर्डेड भी पढ़ते होंगे और वो भी एग्जाम क्लियर करके आएंगे। तो मुद्दा यहाँ एग्जाम क्लियर करना है, रिकॉर्डेड और लाइव का नहीं है बेटा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, वो आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी यार टीचर अगर कमेंट्स ही पढ़ता रहेगा तो पढ़ाएगा कब? आप जैसे यहाँ पे मेरे सामने लगभग 5000 बच्चे लाइव में, बेटा 5000 कमेंट कर रहे हैं, अब मैं कब तक कमेंट पढ़ूंगी ये बताओ? आपको पढ़ाना भी तो है मुझे, तो आ जाओ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सेल वॉल जो होता है बेटा, इसकी खोज किसने करी आपको पूछेगा। कोशिका भित्ति की डिस्कवरी किसने करी थी? आप लोग बताकर चलते हो कि इसकी जो खोज करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। जिसने बेटा कोशिका को खोजा था, रॉबर्ट हुक, उन्होंने इसकी खोज करी थी बेटा। ठीक है, रॉबर्ट हुक। अब बात करते हैं हम लोग कि मैम जी ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किसमें पाई जाती है? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर में कि कोशिका भित्ति किसमें है। बेटा हमारे अंदर नहीं है कोशिका भित्ति। अगर मैं कहूं याद रखना, जंतु जो है, जंतु किसी भी जंतु की कोशिका में आपको कोशिका भित्ति नहीं दिखती। मैम किसमें दिखती है? केवल पादप में, जीवाणु में और कवक में। तो लिखेंगे यह केवल पादप, कहां पाई जाती है भाई? पादप, कवक व जीवाणु में पाई जाती है। ठीक है, तो ये किस किस में पाई जाती है? आप लोग बताएंगे कि कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल 3 प्रकार की कोशिका में आपको देखने को मिलती है। कहां कहां देखने को मिलती है? ये आपको पादपों में मिलती है, प्लांट्स में, या आपको कवक में मिलती है। मैम कवक क्या होते हैं? कवक होता है जैसे मशरूम, मशरूम खाया है ना, वो कवक ही है। अचार सड़ जाता है, अचार पर सफेद सफेद लग जाती है, फुई बोल दो जिसको, फंगस, वो कवक ही है, उसमें भी पाई जाती है ये, है ना? और जीवाणु, जीवाणु में भी पाई जाती है। तो लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन प्लांट। भाई प्लांट में होती है, फंगस में होती है, फंगस भी सजीव होते हैं बेटा। जो आपके अचार पर जो वो फुई लग जाती है ना, वो सजीव है। कभी आप कहो कि मैम अचार सड़ गया है और इस पे तो फुई लग गई है, वो फुई भी सजीव है। वो फुई चिक चिक कर कहती है तुमसे कि मुझे तो आम का अचार खाना है, मुझे खाने दो अचार। वो अचार खाने तो आई है, वो जब भी तो अचार के डब्बे में पहुंच जाती है। तो बेटा वो कवक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सजीव है। मशरूम आप खाते हो वो भी सजीव है। ठीक है, तो कवक भी सजीव की कैटेगरी में आते हैं और इनकी ये भी कोशिका से बने, क्योंकि मैंने कहा था हर सजीव कोशिका से बना है। तो जब कवक भी सजीव है तो ये भी तो कोशिका से बने हैं। हाँ जी, तो इनकी जो कोशिका होती है उसके चारों तरफ भित्ति पाई जाती है, जिसको कहते हो कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति प्लांट में भी है, फंगस में भी है एंड बैक्टीरिया में भी है, जीवाणु, छोटा सा जीवाणु। ठीक है, तो इसमें भी होती है, इन सब में होती है। अब यहाँ पे आएगा आपको कि ये किसमें नहीं होती, तो बताना यह है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो अंतर पूछा जाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? तो आप बताएंगे कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है। लास्ट में जब दोनों में अंतर कराऊंगी ना तो लिखवा दूंगी इस पॉइंट को। अभी लिख लो, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। भैया कुत्ते, बिल्ली, हम इंसान, घोड़ा, बंदर, इन सबकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। सब जंतु है, इनकी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, या जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। समझ में आ गई भाई बातें? क्लियर? तो हमारी कोशिका में नहीं है कोशिका भित्ति। दिमाग में सोचो, आज थोड़ी टेंशन में बैठना, अरे राम भगवान ने कितनी दुहात करी हमारे साथ, पादपों में कोशिका भित्ति दे दी, बताओ हमारी कोशिका में, हम इंसान जो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं दी। तो इस मामले को थोड़ा सीरियस लेना, तभी दिमाग में बैठ पाएगा पॉइंट कि पादपों के पास कोशिका भित्ति, हमारे पास नहीं है। इतने चाले हो गए। चाला जानते हो तुम? चाला क्या होता है? इतने चाले कर दिया भगवान ने, चाला काट दिया कटाई। आ जाओ आगे बात करो। तो लिखेंगे इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल की सेल में ये नहीं होती है ना? ये नहीं होती है प्यारे बच्चे। क्लियर? चलो
अब आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। लोग दिख गया कॉलर। अब आओ आगे बात करते हैं। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, एक पादप कोशिका का फोटो मैं आपको दिखाती हूँ और एक जंतु कोशिका का फोटो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसको देखेंगे, ये एक जंतु कोशिका है बेटा, ये हमारी कोशिका है, हमारी, ये हमारी कोशिका है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ आपको कहीं कोशिका भित्ति नहीं दिख रही है, जबकि ये जो ये बैठा हुआ है ना ब्रेड का सा पीस, इसके अंदर आपको ये है पादपों की कोशिका, और इसके अंदर आप लोगों को जो सेल वॉल है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कहाँ है इसकी सेल वॉल, तो देखो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये इसकी सेल वॉल है। चलो मैं तुम्हें प्लांट सेल का डायग्राम दिखाती हूँ और उसमें बहुत अच्छे से आपको सेल वॉल दिखाती हूँ। प्लांट सेल तो जब हम प्लांट सेल का डायग्राम देखते हैं, तो प्लांट सेल के डायग्राम में आप लोग देखोगे कि इसके चारों तरफ होती है एक कोशिका भित्ति। जैसे इस फोटो को आप जब देखते हैं, है ना, ये फोटो जब आप लोग देखते हैं प्लांट सेल का, इसमें अब मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लैक कलर से इंडिकेट कर दिख रहा है आपको यहाँ पे सेल वॉल, देखो ये रही इसकी सेल वॉल। तो ये जो जितनी भी डार्क ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, ये पूरा एरिया इसकी कोशिका भित्ति है। तो बेटा ये पादप की कोशिका है, देखो ऊपर लिखा हुआ है प्लांट सेल, ये पादप की कोशिका है बेटा। तो ये प्लांट में पाई जाती है। अगर आप किसी पादप को, किसी भी प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, ऐसी दिखेगी तुम्हें पादप कोशिका। अब इस पादप कोशिका में चारों तरफ देखो मैंने ब्लैक ब्लैक जो बनाया हुआ है, ये इसकी कोशिका भित्ति है। जबकि एक जंतु कोशिका की हम बात करते हैं तो उसमें ये कोशिका भित्ति नहीं होती। तो अब मुद्दा ये है कि मैम पादपों में है कोशिका भित्ति, कवक में है, जीवाणु में है, तो किस पदार्थ की बनी है, ये भी तो पूछ सकता है। बिल्कुल, आ जाओ लिखते हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कवक में भी है, ये जीवाणु में भी है और ये पादपों में भी है, तो किस किस पदार्थ की बनी हुई है, अब हम आपको ये बात बताते हैं। ठीक है भाई, मैम जी का फेवरेट कलर येलो है, अच्छा मैं, ठीक है, हो सकता है। अब आ जाओ आगे बात करते हैं कि मैम जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति, ये किसकी बनी हुई होती है, ये पूछा जाता है। तो कोशिका भित्ति जो होती है प्यारे साथियों, ये अलग अलग पदार्थ की बनी हुई होती है, अलग अलग जीवों के अंदर। जैसे सबसे पहले आपको पूछे कि पादपों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, पादपों में ये किस पदार्थ की बनी होती है ना, प्लांट्स के अंदर ये किस पदार्थ की बनी होती है, तो आप बताएंगे पादपों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आप लोग बताएंगे किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पादपों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, आप बताएंगे सेल्यूलोज की बनी होती है। तो लिखेंगे मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज प्यारे बच्चे कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट पादपों की कोशिका भित्ति बनाता है। जैसे ये पादप की कोशिका, ये पादप की कोशिका है ऐसे, तो इसकी ये जो कोशिका भित्ति है, ये किस पदार्थ की बनी है, आप कहेंगे मैम ये सेल्यूलोज की बनी है। तो पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी है। ठीक है, आओ दूसरा पॉइंट लिखेंगे। मैम दूसरा कवक की पूछ लेगा हमें, आपने कहा कि ये कवक में भी होती है, ये कवक में किस पदार्थ की बनी होती है, जो फंगस होते हैं उनमें ये किस पदार्थ की बनी होती है, तो आप लोग बताकर चलते हैं कि कवक में ये काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछली बार पूछा गया प्रश्न, काइटिन की बनी होती है। तो बताओगे, ये बताएंगे काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्यारे बच्चा, काइटिन की बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, प्रश्न आएगा, आप कहेंगे काइटिन की बनी होती है, मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। मैम काइटिन क्या होता है, काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अभी सेलुलोज काइटिन, जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, वहां इनको दोबारा से बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। कवक की कोशिका भित्ति भी काइटिन से बनी है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है प्यारे बच्चे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं जीवाणु की। मैम आपने कहा था जीवाणु में भी है, मान लीजिए ये कवक है, ये कवक की कोशिका है। तो कवक की कोशिका भित्ति ये जो तुम्हें दिख रही है, ये जो तुम्हें दिख रही है, ये कौन से पदार्थ की दिख रही है, आप कहेंगे मैम ये काइटिन की बनी हुई है। ठीक है, तो कवक में काइटिन की बनी है। अब बात करते हैं जीवाणु की, तीसरा पॉइंट कि मैम ये जीवाणु में किसकी बनी होती है, जीवाणु में पूछ ले, आपको पूछ ले बैक्टीरिया में ये किसकी बनी हुई होती है, तो आप कहेंगे जीवाणु में ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकोन की। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। तो आपको पूछेगा तो आप बताएंगे कि जीवाणु में ये पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। क्लियर, तो बताना मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन, पेप्टाइडोग्लाइकोन। तो बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं, ठीक है क्लियर, अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि बैक्टीरिया की सेल जो होती है वो कैसी होती है, तो आप लोग दिखाएंगे कि मैम बैक्टीरियल सेल जो होती है वो कुछ हमें ऐसी दिखती है। ये देखो बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया की सेल होती है ये किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति को जब आप देखते हो, देखो ये लेटा हुआ बैक्टीरिया है, ये लेटा हुआ बैक्टीरिया आराम फरमा रहा है ना, ऐसे नहीं लग रहा जैसे पैर वैर ऐसे रखे अपना आराम फरमा रहा है। देखो इसको ध्यान से, जब तुम भी कभी तसल्ली में बैठे रहते हो, आराम फरमाते हो, तो ऐसे लगते हो क्या बैक्टीरिया के जैसे। तो ये एक बैक्टीरिया की सेल है और इसके चारों तरफ जो इसकी सेल वॉल होती है, इसकी जो सेल वॉल है ये रही, तो ये बेसिकली किसकी बनी हुई है, आप बताते हो पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी हुई है ना। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकोन जो होता है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। क्लियर, ठीक क्लियर, चले आगे, चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अब आपने ये जो सेल वॉल थी इसका कॉन्सेप्ट जो था उसको अच्छे से पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि मैम जो सेल वॉल होती है ये बेसिकली करती क्या है, इसका काम क्या होता है। अच्छा बेटा, वॉल का मतलब होता है दीवार। मेरा आप सभी से प्रश्न है सारे के सारे बच्चों से, मैम वायरस के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है, नहीं बेटा, वायरस में तो कोशिका ही नहीं होती है। तो वायरस में तो कोशिका ही नहीं है तो कोशिका भित्ति कहां से आएगी, है ना। तो वायरस के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो वायरस के लिए नोट कर एक चीज आपको मैं लिखवा देती हूँ, नोट डालकर एक चीज आप लोग लिख लेंगे कि जो वायरस होते हैं विषाणु बिना कोशिका वाले जीव है बेटा, विषाणु बिना कोशिका वाले जीव है, बिना कोशिका वाले सजीव है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बिना कोशिका वाले सजीव हम किसको कहते हैं, यानी ऐसे सजीव जिनमें कोशिका ही नहीं है, तो ये होते हैं वायरस। तो आप लोग बताओगे वायरस आर विदाउट सेल, ये विदाउट सेल होते हैं, विदाउट सेल ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे जीव या ऐसे सजीव जिनमें कोशिका ही नहीं है वो होते हैं आपके वायरस। इसीलिए प्यारे बच्चे जो विषाणु है ना, इनके ऊपर कोशिका सिद्धांत भी लागू नहीं होता। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, विषाणु पर कोशिका सिद्धांत बेटा लागू नहीं होता है, कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। आपने पढ़ा था ना कोशिका सिद्धांत। अच्छा सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था,
फटाफट बताओ सारे बच्चे कि कोशिका सिद्धांत मैंने आपको कराया और आपने पढ़ा कि कोशिका सिद्धांत हमने पढ़ा था बेटा, तो जल्दी बताओ। अच्छा तो जल्दी से बताओ कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? दीदी जंतुओं में कोशिका भित्ति क्यों नहीं होती है? बेटा हमारी जो कोशिका है वो अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग समझती है। हमारे अंदर जंतुओं में एक अफवाह फैली हुई है कि हमसे ताकतवर कोई नहीं। जैसे कई बार हम इंसान भी कहते हैं हमसे ताकतवर कोई नहीं, तो हमारी कोशिका के अंदर भी एक अफवाह फैली हुई है हमसे ताकतवर कोई नहीं, हमें नहीं जरूरत भित्ति की, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे बेसिकली क्या होता है कि जंतु कोशिका जो होती है इसके अंदर कोशिका भित्ति वाला काम कोशिका झिल्ली कर देती है, इसलिए हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक है, अब इसको आप पढ़ोगे। अब फिलहाल मुझे सारे बच्चे बताएं कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? शिल्डेन और श्वान ने। तो मतलब हो गया तुम्हें नाम याद है ना? रात को सपने में तो नहीं आए थे शिल्डेन और श्वान? अगर आए भी है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो कोशिका सिद्धांत हमने पढ़ा था कि सब सजीव कोशिका से मिलकर बने हैं, लेकिन एक ऐसा है बेचारा जो कोशिका से नहीं बना, जिसमें कोशिका ही नहीं है, जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू ही नहीं होता, यह है विषाणु। ठीक है, तो विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। सेल थ्योरी इज नॉट वर्क, सेल थ्योरी इज नॉट वर्क ऑन वायरस। तो जो वायरस होते हैं इन पर सेल थ्योरी जो होती है प्यारे बच्चे वो लागू ही नहीं होती, काम ही नहीं करती, क्योंकि जब सेल थ्योरी तो तब लागू होगी ना जब इनमें सेल होगी, जब बेचारों में सेल ही नहीं है तो लागू कहां से करोगे सेल थ्योरी? ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। तो ये कोई पॉइंट लिख लो, जो विषाणु होते हैं इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। सजीव व निर्जीव इनको कहा जाता है सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे विषाणु को कहते हैं। तो विषाणु जो होते हैं ना इनको आप लोग सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कहते हो। इनको कहा जाता है चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इनको कहते हैं चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, मतलब इनमें कुछ कैरेक्टर हैं जो सजीवों के जैसे होते हैं और कुछ कैरेक्टर हैं जो निर्जीवों के जैसे होते हैं, इसीलिए इनको हम दोनों के बीच में रखेंगे। ना तो ये पूर्ण रूप से सजीव है वायरस और ना ये पूर्ण रूप से निर्जीव है। जब ये हवा में घूम रहे हैं तो ये निर्जीव है, कोई इनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ना इनको खाना चाहिए ना इनको पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब ये हवा में सांस के साथ, जैसे मैंने सांस लिया गए मेरे अंदर, अगर कोई वायरस यहाँ होगा तो गया मेरे अंदर, है ना? अब वो मेरे अंदर गया तो मेरे अंदर जाते ही वो मेरी कोशिका से चिपक कर मेरे डीएनए में अंदर चला जाएगा और मेरे डीएनए को देखकर खुश होगा, हा 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 हा। मतलब आत्मा जाग जाती है फिर उस वायरस की। जैसे ही वो हमारे डीएनए से चिपकेगा या किसी भी कोशिका के अंदर, किसी के भी जब वो शरीर में जाएगा, भाई किसी के भी शरीर में गया, उसके शरीर में डीएनए है, उस डीएनए से जाकर वो चिपकता है, खुश होता है, मुकैम खुश हुआ, आज मिला है मुझे डीएनए, अब इस डीएनए से अपना आरएनए बनाऊंगा और अपना परिवार इकट्ठा कर दूंगा, अपनी जनसंख्या बढ़ा दूंगा। तो ये वायरस हमारे डीएनए से चिपककर एकदम से इसकी आत्मा जाग जाती है और एकदम से ये जिंदा हो जाता है और हमारे डीएनए से अपना आरएनए बनाने लगता है और अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगता है और ढेरों वायरस हमारे शरीर में हो जाते हैं, हमें खांसी जुकाम बुखार और बीमारियां करते हैं। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है प्यारे बच्चे। तो ये जो वायरस होते हैं इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। एक बच्चा कह रहा है आराम से पढ़ाओ। क्या भैया मैं भाग भाग के पढ़ा रही हूँ आपको? है आराम से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्लियर? तो समझ में आ गई बात? हाँ जी, शिल्डेन और श्वान, बिल्कुल ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब हम बढ़ेंगे तो विषाणुओं के बारे में 3 पॉइंट याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना। अब हम बात कर रहे थे कि मैम ये जो कोशिका भित्ति होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम और बता दो। तो आइए बात करते हैं सेल वॉल का वर्क। तो अब बात करेंगे वर्क ऑफ सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है जिसको आप कहते हो कोशिका भित्ति, इसके काम क्या होते हैं? कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य। मैम ये क्या करती है? ये कोशिका भित्ति पादपों में, कवक में, जीवाणु में क्या करती है? तो बेटा इसका काम होता है कोशिका को आकार और सुरक्षा देना। एक कोशिका की शेप बनाती है ये और कोशिका को सुरक्षा देती है। तो लिखोगे ये क्या काम करती है? कोशिका को, इसका काम होता है कोशिका को आकृति और सुरक्षा प्रदान करना, आकृति व सुरक्षा प्रदान करना। तो कोशिका भित्ति का ये काम होता है। तो किसी भी कोशिका को ये शेप देती है और प्यारे बच्चे प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। तो आप लोग बताएंगे प्रोवाइड, आप लोग बताकर चलेंगे प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन। तो इसके 2 काम हो जाते हैं, शेप एंड प्रोटेक्शन देने का ये काम करती है किसी भी कोशिका को जिसके भी अंदर ये पाई जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, सेल वॉल होती है जैसे आप एक सेकेंड रुकना है, कमेंट देख लेती हूँ। हाँ तो बेटा कोशिका भित्ति के काम मैंने आपको यहाँ बताए हैं, है ना? अच्छा, कोशिका भित्ति के काम मैंने आपको बताया कि ये किसी भी कोशिका को क्या करती है? सुरक्षा देती है बेटा। आत्मघाती थैली अभी आपका आएगा, लाइसोसोम हो गए, उनको कहते हो। तो भाई कोशिका भित्ति यहाँ पर कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरे भाग के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा भाग जो है सेल मेम्ब्रेन। तो आ जाइए दूसरा पार्ट लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन। बेटा कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या दोनों की दोनों एक है? तो मैं कहूंगी नहीं बेटा, कोशिका भित्ति अलग है जो आपने अभी पढ़ी है, ये रही कोशिका भित्ति जो आपने पढ़ी है नंबर 1 पर, ये अलग है, ठीक है। और अब आप नंबर 2 पर पढ़ रहे हो सेल मेम्ब्रेन, मतलब दूसरा कोशिकांग पढ़ रहे हो कोशिका भित्ति, ये अलग है। तो ये दोनों अलग है बेटा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों अलग है। जैसे आप लोगों की बायो वाली मैडम और आप लोगों की ज्योग्राफी वाली मैडम अलग है। कभी तुम कहने लगो वही वाली मैडम है ना ये भी जो ज्योग्राफी पढ़ाती है, या ये वही वाली मैडम है ना जो बायोलॉजी पढ़ाती है। तो मैं हूँ बायो वाली मैम और आरुषि मैम है ज्योग्राफी वाली मैम। तो प्यारे बच्चा जैसे हम दोनों अलग अलग है, सेम वैसे ही कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली अलग अलग है, ठीक है। अब देखो इधर, अब हमने बात करी कोशिका झिल्ली जो होता है इसके कई सारे नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके कई सारे नाम। इसी को आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो बेटा, इसी को आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी का नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसी को आप लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हो। तो कई बार पेपर में ये आपको इस नाम से भी मिलेगी, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से, ठीक है। तो ये एक ही है। अभी याद रखना इसको आप लोग सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हो, इसको आप लोग सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी को आप लोग चयनात्मक झिल्ली भी कहते हो, चयनात्मक झिल्ली। तो ये भी इसी का नाम होता है, चयनात्मक झिल्ली भी इसी का नाम है। तो देखो इसके 3 नाम हो गए, है ना, 1
2 और 3। वॉइस में क्या हो गया, आवाज तो आ रही है प्यारे बच्चे, है ना, आवाज तो आ रही है आप लोगों को। मैम कोशिका झिल्ली किस अवस्था का भाग है? देखो ध्यान से सुनना सारी चीजें। अभी मैंने कहा था कि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो 2 हैं, एक तो तरल, एक ठोस। तरल में केवल एक ही था, प्रोटोप्लाज्म। तरल में केवल एक ही था, प्रोटोप्लाज्म। बाकी अब जितने भी बढ़ा रही हूँ वो सब ठोस है। बाकी अब जितने भी पढ़ोगे वो सब सॉलिड है, ठोस है। आ गई बात समझ में? तो तरल में केवल एक ही था, प्रोटोप्लाज्म, जो आपने 2 हिस्सों में तोड़कर पढ़ा था, कोशिका द्रव और प्यारे बच्चे केंद्रक द्रव। ठीक है, अब जो आप पढ़ रहे हो वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट के हैं। तो सेल वॉल हो गई और सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सब सॉलिड अवस्था है। ठीक है, वॉइस ओके है, वॉइस राइट है, बिल्कुल सही बात आओ। अब देखो बात करते हैं कि मैम यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये जो कोशिका झिल्ली है, इसकी भी खोज पूछ लेता है, इसकी भी डिस्कवरी पूछ लेता है। इसकी भी डिस्कवरी आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने बेटा? रॉबर्ट हुक। इसकी भी डिस्कवरी आप बताकर चलते हैं, रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि मैम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा था, ये पूछा जाता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी इस बार आ जाए। तो बेटा दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि इसको प्लाज्मा झिल्ली किसने कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म जो थी ये किसने दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म जो थी, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो टर्म है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है इसको किसने दिया था? तो आप लोग बताकर चलते हो 2 साइंटिस्ट, क्रैमर और नागेली। 2 साइंटिस्ट थे भाई, क्रैमर एंड नागेली। तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इसका नामकरण कर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली की खोज तो किसने कर दी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया था? क्रैमर और नागेली ने। ये पूछा गया प्रश्न है पेपर में, क्रैमर और नागेली। ठीक है, नागेली। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा था? मैंने यहाँ लिख दिया PYQ। तो ये पूछा गया प्रश्न है, बेशक आपके एग्जाम में ना आया हो, लेकिन ये आपको पूछा गया है कहाँ? बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो पुलिस के ही एग्जाम में पूछा है, तो हो सकता है आपके भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे इसको प्लाज्मा झिल्ली जो कहा था वो क्रैमर और नागेली ने कहा। अब आगे बात करते हैं, क्या मैम ये भी ऐसा है कि किसी में होती है किसी में नहीं? तो मैं कहूंगी नहीं बेटा, ये संसार की हर कोशिका में है। मतलब ये हमारे अंदर भी है और ये पादपों में भी है ना। तो पादपों में अभी तक 2 चीज पढ़ ली, कोशिका भित्ति भी थी, कोशिका झिल्ली भी है। हमारे अंदर अभी तक एक ही चीज पढ़ी है जो आप पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आप लिखोगे ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, जितनी भी कोशिकाएं सब में है, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है भैया, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। बात समझ में आई? तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, ऑल सेल सभी कोशिकाओं में है, चाहे जीवाणु हो, चाहे प्यारे बच्चे कवक हो, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, ये सब में है, सब में। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख दूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस किस में। तो आप बताएंगे भाई ये पादप में भी है, ये कवक में भी है, ये जीवाणु में भी है और ये जंतु में भी है। तो ये खुशी की बात है, ये हमारे अंदर भी है। अब हमारे अंदर है तो जानने की इच्छा हो रही होगी कि मैम बताओ ये क्या काम करती है, या ये कैसे कैसे, इसके बारे में विशेषताएं बताओ हमें। तो मैंने कहा ये प्लांट्स में भी है, बिल्कुल, ये फंगस में भी है और बैक्टीरिया में भी है और एनिमल में भी है। ठीक है, सब में है। तो मैम किसकी बनी है? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया किसकी बनी है। जैसे आपने इससे पहले भी कोशिका भित्ति पढ़ाई, कोशिका भित्ति पादपों में किसकी बनी थी? सारे बच्चे बताओ। आगे फिर लेकर चलूंगी, पहले आप बताओ सारे बच्चे कि अभी मेरा आपसे प्रश्न है, अभी आप पढ़ के आ रहे हो, देखती हो तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, तुम्हारे दिमाग में स्टोरेज कितना है, तुम्हारे दिमाग में अभी से ये चीजें तो फिट है कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे का क्या क्या प्लान है? तुम्हारा प्लान अभी फेल कर दूंगी मैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने आंसर नहीं करा कि पादपों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, समझ लो फिर तुम्हारा जो प्लान है वो कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो अभी से अभी, मैंने तो कभी तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा, अभी से अभी तुम्हारे जो आंसर है वो आने शुरू हो गए। इतनी इतनी उत्सुकता वैलेंटाइन डे को लेकर, इतनी ज्यादा उत्सुकता तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, मतलब चुड़ैलों से तुम्हें मिलने का इतना ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है? एक तरीके की चुड़ैली है जो ये आती है इस रूप में जाकर, मतलब 1 तारीख से 14 तारीख तक जो ये त्योहार चलते हैं, इस बीच वो चुड़ैलों का ही तंत्र विद्या होती है जो तुम्हारे ऊपर जादू चल जाता है। इस जादू से तुम्हें बचना है ना, और इस जादू से तुम्हारा उद्धार कराएंगे हर हर महादेव। तो 14 को मुझे लग रहा है शिवरात्रि भी है, तो आप क्या करना, नहाना धोना, मंदिर जाना, भगवान जी से प्रार्थना करना, भगवान हमें पढ़ने की शक्ति दो, हम खूब मन लगाकर पढ़े और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले, तब हम अपने लिए आगे जो वैलेंटाइन डे आएगा उसको बनाए। तो इस बार सिलेक्शन ले लो और अगली बार वैलेंटाइन डे बना लेना, ऐसा कर लेते हैं। ये सही रहेगी डील, है ना, ये डील सही रहेगी सभी बच्चों की। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम पढ़ते हैं, क्योंकि बेरोजगारों के कोई त्योहार नहीं होते। आज हम बेरोजगार हैं, भगवान अगली बार हमारी नौकरी लगेगी ना, हम त्योहार बनाएंगे, जम जम कर बनाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो पादपों में सेल्यूलोज की होती है, कवक में जो कोशिका भित्ति है काइटिन की होती है, और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकोन की थी, जंतुओं में वो थी ही नहीं। अब यहाँ पर बात हो रही है सेल वॉल की, सॉरी सेल मेम्ब्रेन की। तो पादपों में किसकी है, कवक में किसकी है, जीवाणु में किसकी है, जंतु में किसकी है? प्रश्न फिर भी उठेगा। तो जब जब प्रश्न उठेगा उसका उत्तर हम देंगे मैडम। तो उत्तर ये है कि जब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की, तो प्यारे बच्चे आप लोग बताकर चलते हैं, आप लोग बताकर चलते हैं कि ये बनी हुई होती है सभी के अंदर फॉस्फोलिपिड की। तो कोशिका झिल्ली जो होती है बेटा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है ये किसमें किसकी बनी होती है? तो आप बताएंगे सभी में फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड किसकी बनी होती है प्यारे बच्चे? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। क्लियर, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि कोशिका झिल्ली जो होती है ये सभी कोशिकाओं में फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो बताएंगे मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। क्लियर। अब प्यारे बच्चों ये जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है ये बायलेयर्ड होती है, ये पॉइंट भी इसके बारे में याद रखना, यह द्विपरतीय होती है, यह द्विपरतीय होती है बेटा। ये भी पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है ये कैसी संरचना है, 1 परतीय है, द्विपरतीय है, त्रिपरतीय है, 4 परतीय है। तो बताओगे ये द्विपरतीय होती है।
है ना, 2 लेयर से बनी हुई होती है ये। तो लिखना इट इज बाय लेयर्ड, इट इज बाय लेयर्ड। ये 2 लेयर्ड की होती है बेटा, 2 झिल्लियों से बनी हुई होती है ये। और तीसरा पॉइंट इसके बारे में यह है अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य का मतलब, अर्धपारगम्य का मतलब है सेमी परमेबल, मतलब आधी चीजों को ही ये कोशिका के अंदर जाने देती है, हर कोई इसे पार नहीं कर सकता, हर कोई इसको क्रॉस कर नहीं जा सकता। मैम दीदी कोशिका झिल्ली विषाणु में नहीं होती, बेटा विषाणु में तो कोशिका ही नहीं होती, तो कोशिका से संबंधित कोई भी भाग फिर विषाणु में कैसे होगा, है ना। तो विषाणु में तो कोशिका ही नहीं है, ये सब जो हम पढ़े हैं कोशिका के पार्ट है, ये कोशिकांग हम लोग पढ़े हैं। तो जब विषाणु में तो कोशिका ही नहीं है, पत्ता ही साफ है, कोशिका ही नहीं है, तो भैया उससे संबंधित कोई भी पार्ट विषाणु में होगा ही नहीं, सिर्फ आरएनए और डीएनए को छोड़कर। वो भी तब जब वो किसी के शरीर में है तो उससे अपना डीएनए और आरएनए बना लेता है ना, उससे अपना डीएनए और आरएनए बना लेता है। क्लियर, समझ में आई बात। 26 को है शिवरात्रि, हाँ तो कोई बात नहीं, आप लोग 26 को शिवरात्रि बनाएं और पढ़ें और अपना सिलेक्शन ले बेटा। चलो आ जाओ, अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक, अब देखो इधर, अब ये क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमेबल होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में, सेमी परमेबल। तो ये सेमी परमेबल होती है, यानी कि अर्धपारगम्य होती है। मतलब कोई भी कोशिका के अंदर अगर कोई भी चीज जाएगी कोशिका के अंदर, तो ये सिलेक्शन कर उसको कोशिका के अंदर भेजती है। ये चयनात्मक झिल्ली है। मैंने कहा ये कोशिका की मम्मी और पापा हैं। भाई जब तुम्हें कहीं किसी फंक्शन में पार्टी में जाना होता है तो तुम्हें मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ती है। हम पूछते हैं मम्मी पापा से कि मम्मी आज एक शादी है, हम वहां जाएं। मम्मी कहती है चले जाओ, पापा कहते हैं चले जाओ, तो हम चले जाते हैं। लेकिन मम्मी पापा ने कहा नहीं, इतनी रात को नहीं जाना, नहीं, तो फिर हम नहीं जाते, है ना। तो ये भी कोशिका भित्ति जो होती है, जब भी कोशिका के अंदर कोई चीज जाएगी तो बेटा इससे परमिशन लेनी पड़ती है उस चीज को, इसको भेद कर ही वो कोशिका के अंदर एंटर करती है। तो कोशिका झिल्ली क्या काम करती है, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। इस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे बेटा, कल की क्लास में पढ़ेंगे। 10th की क्लास में था बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, सिर्फ आपको याद दिलाने की जरूरत है, पढ़ा आपने सब है, बस आपको याद दिलाने की जरूरत होती है। तो जब हम कल की क्लास में इसको पढ़ रहे होंगे तो वहां मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या काम करती है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है सेल मेम्ब्रेन का, इस तरीके से होती है बाई लेयर्ड, मतलब एक लेयर इसमें ऊपर होती है, ये दिख रही है आपको एक लेयर, और एक लेयर ये नीचे दिख रही है। तो ये बाई लेयर्ड होती है, 2 परतों से बनी हुई होती है, ठीक है। चलो तो धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलेंगे कल की क्लास में इसी टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में, ठीक। तो धन्यवाद, नमस्कार। जिस भी बच्चे को ये समझ नहीं आया एक बार देखना बेटा, है ना, एक बार देखना आप लोग क्या पॉइंट है जो समझ नहीं आया, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम में भी आप उसको पूछ सकते हो, है ना। द्विपरतीय का मतलब 2 लेयर से बनी होती है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, 2 लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। एक लेयर ये, एक लेयर ये, ऐसे द्विपरतीय होती है ये जो होती है। और सेमी परमेबल मतलब सेमी का आधा, और परमेबल मतलब पार करना। तो कोशिका के अंदर जब भी कोई चीजें जाएंगी, जैसे कोशिका है, इसमें जो भी चीज अंदर की तरफ जा रही है या कोशिका से अंदर से कोई भी चीज बाहर आ रही है, तो इस चीज का जो सिलेक्शन करेगी वो यही करती है प्लाज्मा झिल्ली। तो यही अगर परमिशन दे रही है तो वो चीज कोशिका में अंदर चली जाएगी, ये अगर परमिशन दे रही है तो वो चीज कोशिका के बाहर चली जाएगी। अगर इसने परमिशन नहीं दी तो कुछ भी नहीं जाने वाला कोशिका के अंदर और बाहर, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।